नमस्कार। A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे बेसिक रेफ्रिजरेशन, जिसमें हमने टेम्परेचर का अध्ययन किया था। आज इसी बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय को आगे बढ़ाते हुए शुरू करें ऊष्मा। तो देखो साथियों, जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो क्या होती है? ऊष्मा। ऊष्मा है वो एनर्जी का एक प्रारूप है। ऊष्मा है वो एनर्जी का क्या है? एक प्रारूप है। तो क्या है ऊष्मा? ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रारूप है। ऊर्जा का एक प्रारूप है। हम जानते हैं कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। देखो, हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन RSC व्यवसाय। तो ऊष्मा होती है वो क्या करती है? ऊष्मा जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। देखो भाई, समझो, ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। आप दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल देखते हैं। आपने एक कप के अंदर चाय डालकर कुछ समय के लिए टेबल पर रख दी। कुछ देर बाद देखोगे तो चाय ठंडी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो चाय वाली उच्च ताप की ऊष्मा है वो निम्न ताप वातावरण की ओर स्थानांतरित हो जाएगी। तो देखो, ये जैसे कोई कप है, जैसे ये कोई कप है, इसके अंदर मैंने क्या रख दी? चाय रख दी। एक टेबल के ऊपर इस कप को मैंने रख दिया। एक बार समझने की कोशिश करना, ऊष्मा को समझने की कोशिश करना साथी। तो देखो, मैंने इस टेबल के ऊपर इस कप को रख दिया जिसमें मैंने चाय डाल दी, और मैं देखता हूँ कि इस चाय का तापमान लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बाहर का जो वातावरण है, जो एरिया है बाहर का, इसका तापमान है लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कुछ टाइम बाद में देखा कि ये चाय है वो क्या हो गई, जो गर्म थी पहले, जो गर्म थी, अब क्या हो गई? ठंडी हो गई। क्या हो गई? ठंडी हो गई। कैसे? ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, यानी 60 डिग्री टेम्परेचर की जो ऊष्मा है वो 40 डिग्री टेम्परेचर की ओर क्या करेगी? स्थानांतरित होगी। तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। इसी कारण ये चाय है वो ठंडी हो जाएगी। इस चाय की ऊष्मा वातावरण की ओर तब तक निकलती रहेगी जब तक कि इस चाय का जो टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर के लगभग बराबर ना हो जाए, मेंटेन ना हो जाए। तो साथी देखो साथियों, ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। हमने एक प्रैक्टिकल के तौर पर यह देखा चाय वाला। जैसे आपने एक कंटेनर के अंदर, एक पात्र के अंदर पानी डाल दिया गर्म। आप कुछ टाइम बाद देखोगे ये पानी ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। बट रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जाता है। जबकि रेफ्रिजरेशन जो व्यवसाय है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय के अंदर ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जाता है। हम घरों में देखते हैं, अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है, अर्थात जो फ्रिज होता है, उसके अंदर जो फ्रीजर लगा होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और पीछे जो जालीनुमा कंडेंसर लगाता है वो हीट को रिजेक्ट करता है। यानी जो खाद्य पदार्थों की जो ऊष्मा है वो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर गति करती है रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर। ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियमानुसार, ऊष्मा गतिकी के सेकंड लॉ के अनुसार
क्लॉसियस के कथन के अनुसार ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजने के लिए किसी बाह्य युक्ति की आवश्यकता होती है। किसी बाह्य युक्ति, एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो देखो, ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखो इसमें क्या लिखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है। ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रारूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रारूप है जो तापांतर के स्थानांतरण या तापांतर के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात दो निकायों का टेम्परेचर डिफरेंस, यानी दो जो निकाय हैं, एक निकाय का तापमान अधिक है, एक निकाय का तापमान कम है। जब आप उन दोनों निकायों में तापांतर का स्थानांतरण उत्पन्न होता है तो ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रारूप है जो तापांतर के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। तो देखो, जो हीट है, ऊष्मा है, उसकी जो SI इकाई होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये होती है जूल। ऊष्मा और कार्य दोनों की जो SI इकाई होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। अब देखो, ऊष्मा कितने प्रकार की, ऊष्मा के टाइप्स, ऊष्मा कितने प्रकार की होती है। तो देखो भाई, ऊष्मा है ये दो प्रकार की होती है। जो हीट है ये दो प्रकार की हम पढ़ रहे हैं। बेसिक रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर दो प्रकार की आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, एक होती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और एक होती है संवेदी ऊष्मा जिसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। आपने देखा होगा, हम कपड़ों के अंदर कपूर की गोली रखते हैं और वो गोली कुछ दिन बाद हमें नहीं मिलती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कौन खा गया उस गोली को? देखो, वो जो कपूर की गोली है वो गायब कैसे हुई? इसी ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण। उसको बोलते हैं सब्लिमेशन लेटेंट हीट, यानी ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता है, बट अवस्था परिवर्तन होती है। क्या होती है? अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे आपने 1 किलो की बर्फ रखी और उस स्थान का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कुछ टाइम बाद वो 1 किलो की बर्फ 1 किलो पानी बना दिया, बट उस पानी का तापमान अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी वो बर्फ ठोस थी और थोड़ी देर बाद वो द्रव में परिवर्तन हो गई। तो वो कौन सी ऊष्मा होगी? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट होगी। तो देखो, गुप्त ऊष्मा होती है, ये दो प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, सॉरी। एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और एक होती है ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो साथियों, ध्यान में रखना है, जो लेटेंट हीट होती है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा,
और ध्यान में ये रखना है कि जो लेटेंट हीट अर्थात जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 3 प्रकार की होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा क्या है, देखते हैं। जो संवेदी ऊष्मा होती है वो क्या होती है, देखो संवेदी ऊष्मा की परिभाषा। संवेदी ऊष्मा की परिभाषा देखो, मेरे पास 1 किलोग्राम पानी था, 1 किलोग्राम पानी था, इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैंने इसको हीट दी, ऊष्मा दी, तो ये टेम्परेचर बढ़कर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो ऊष्मा काम में आई है, यहाँ पे जो ऊष्मा काम में आई है वो कौन सी ऊष्मा काम में आई है, सेंसिबल हीट। क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या है, पानी है। यानी अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा, इसमें अवस्था को परिवर्तित नहीं किया गया, जबकि क्या परिवर्तित किया गया है, तापमान को परिवर्तित किया गया। यानी इसके अंदर तापमान नियत रहता है, इसके अंदर तापमान नियत रहता है, जबकि इसके अंदर तापमान भी बढ़ता है और अवस्था भी चेंज हो सकती है। तो देखो संवेदी ऊष्मा की परिभाषा क्या है। संवेदी जो ऊष्मा है इसकी परिभाषा क्या है, एक बार सामने देखो आप। इसकी परिभाषा देखो, वह ऊष्मा एक बार ऊपर लिख रहा हूँ, देखो संवेदी ऊष्मा की परिभाषा। संवेदी ऊष्मा देखो, वह ऊष्मा जिसके कारण वस्तु के तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, संवेदी ऊष्मा कहलाती है। जबकि यहाँ पे अवस्था परिवर्तन होती है, तापमान नियत बना रहता है। क्या होता है, तापमान नियत बना रहता है। अब हम देखते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जो ITI में एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, या जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो एग्ज़ाम करवाता है उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ध्यान से देखना भाई। देखो क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अर्थात गलन की गुप्त ऊष्मा। पहले गुप्त ऊष्मा की परिभाषा आनी चाहिए सबको कि अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा ही क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब देखो गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जैसे मेरे पास ये एक बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्फ का टुकड़ा है, क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है। और मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद ये बर्फ का टुकड़ा पानी में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। मैंने देखा इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट ये ठोस था और अब ये क्या हो गया, पानी बन गया, यानी लिक्विड बन गया, द्रव बन गया। तो मैंने देखा इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, बल्कि टेम्परेचर क्या है, स्थिर बना, अभी भी स्थिर है। तो ये क्या होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा होगी। यानी जब आप बर्फ को किसी निश्चित स्थान पर रखते हैं, जब आप बर्फ के टुकड़े को ऐसे स्थान पर रखते हैं जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो कुछ देर बाद जो पानी बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस ऊष्मा कौन सी ऊष्मा कहलाएगी, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको ध्यान में रखना है, जो बर्फ़ है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, जो बर्फ़ है, जो आइस होती है उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी यदि आपके पास 1 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा है, जब वो पानी में कन्वर्ट होएगा तो कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा? 80 कैलोरी। या आप बोल सकते हैं 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। क्या 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। अब देखो भाई, गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी इसमें देखो ठोस पदार्थ का द्रव्य में बदलना, ठोस पदार्थ का द्रव्य में बदलना गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। परंतु उस पदार्थ का तापमान स्थिर बना रहता है। यह है परिभाषा। ठोस पदार्थ का द्रव्य में बदलना गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, परंतु उस पदार्थ का तापमान स्थिर बना रहता है। तो ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो, आगे बात कर रहे हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जो सेकंड आती है वो होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या होती है? तो देखो साथियों, जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है? किसी भी चीज़ को रटने से समझ नहीं आती है, बल्कि इसको इजी वे से समझ लोगे तो काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगा और आपकी एग्ज़ाम में फुल मदद भी करेगा। तो देखो, हम समझते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मेरे पास एक कंटेनर के अंदर पानी है। क्या है? पानी है। मेरे पास एक कंटेनर के अंदर पानी है और इस पानी को मैं हीट दे रहा हूँ। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कुछ टाइम बाद मैंने देखा ये पानी जो द्रव्य था ये किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। यहाँ द्रव्य से गैस बनने के लिए जो ऊष्मा काम आई है वो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या काम आई है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी परिभाषा कैसी होगी? द्रव्य का नियत ताप पर या द्रव्य का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो देखो इनकी परिभाषा, द्रव का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही गैस में बदलना वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यदि आपके पास 1 केजी पानी है और इसको 1 केजी भाप में बदलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो वो आवश्यकता होती है, जब मेरे पास 1 केजी पानी है जो द्रव्य है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए 1 केजी द्रव्य, अर्थात आप बोल सकते हैं पानी को
पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 540 किलो कैलोरी होनी चाहिए। कितनी? 540 या 539 भी होता है, 540 किलो कैलोरी। आपको मिलेगा कहीं पर 539 और कहीं पर 540। आपको समथिंग याद रखना है 540। हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है कि जब द्रव्य 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप भरी गैस में बदल जाता है तो वो क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। अब देखो साथियों, आगे हम बात कर रहे हैं ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। 3 नंबर आती है ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। जब आप एक कपूर की गोली को जो ठोस है कपड़ों के अंदर रख देते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कपूर की गोली गायब हो जाती है, अर्थात उसकी गैस बन जाती है, तो ये होती है ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। ठोस पदार्थ का सीधा गैस में कन्वर्ट होना कौन सी ऊष्मा का सूचक है? ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। याद रखना है, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा क्या करती है? ठोस से सीधे द्रव में कन्वर्ट नहीं होती है, गैस में कन्वर्ट होती है, तो ये याद रखना। तो हमने आज की कक्षा स्टार्ट की, उसमें देखा हीट जो 2 प्रकार की होती है, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। अब बात कर रहे हैं जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, उसके मात्रक क्या होते हैं, मात्रक यूनिट क्या होते हैं? तो देखो, ऊष्मा के मात्रक अर्थात यूनिट। ITI वालों देखो, बीटेक वालों देखो, पॉलिटेक्निक वालों देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी या जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देखो। तो देखो, ऊष्मा की जो SI इकाई होती है, SI इकाई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो होती है जूल। सर जी हमने कार्य का मात्रक भी जूल पढ़ा है, तो आपने सही पढ़ा है। ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और कार्य का मात्रक जो होता है SI, वो क्या होता है? जूल होता है। अब पद्धति आती है एक CGS एक FPS। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। CGS को बोलते हैं मीट्रिक और FPS को बोलते हैं ब्रिटिश। तो देखो, जो CGS पद्धति है अपनी, CGS पद्धति के अंदर जो ऊष्मा का मात्रक है वो होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। मैं जानता हूं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। क्या होता है? 4.2 जूल। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अर्थात जो दूरी है उसको सेंटीमीटर में नापते हैं, जो मास यानी द्रव्यमान है उसको ग्राम में मापते हैं, जो समय आता है उसको सेकंड में मापते हैं। यह है CGS पद्धति। क्या है? CGS पद्धति। अब देखो, हम बात कर रहे हैं FPS पद्धति। क्या? FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति, FPS पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। FPS पद्धति के अंदर ऊष्मा का मात्रक क्या होता है?
एफपीएस पद्धति में देखो, एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के अंदर जो हीट होती है उसका मात्रक क्या होता है ब्रिटिश पद्धति के अंदर। तो देखो, एक होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, एक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही एक CHU कहलाती है, अर्थात एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाती है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट का अर्थ है 1 पौंड पानी का तापमान, 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए। तो देखो, जो सेंटीग्रेड हीट यूनिट यानी सेंटीग्रेड हीट यूनिट CHU आती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? 1 पौंड, क्योंकि इसके अंदर जो पानी का वजन है वो हम पाउंड में अर्थात पौंड में काउंट करेंगे। तो 1 पौंड पानी का तापमान, 1 पौंड पानी का तापमान, 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा एक CHU कहलाती है, CHU कहलाती है, अर्थात सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? CHU कहलाती है। अब देखो, बात कर रहे हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो देखो, इसकी परिभाषा 1 पौंड पानी का तापमान, 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। तो हमने देखा एफपीएस पद्धति के अंदर CHU क्या होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है और ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है। जो छात्र प्रेजेंट टाइम में ITI कर रहे हैं या जिन्होंने ITI कंप्लीट कर रही है और अब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो छात्र मैकेनिकल ब्रांच से BTech कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अंदर लगभग फिजिक्स तो कवर हो ही जाएगा और बेसिक रेफ्रिजरेशन जो चैप्टर चल रहा है, अर्थात जो RAC थ्योरी है जो मैकेनिकल की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमारी इस चैनल पर मैथ्स की क्लास भी आ रही है, साइंस की क्लास भी आ रही है और ये RAC थ्योरी की भी क्लास आ रही है। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो देखो, आज हमने शुरू किया हीट। क्या शुरू किया? हीट, ऊष्मा। ऊष्मा है जो ऊर्जा का एक प्रारूप है। ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, एक होती है लेटेंट हीट अर्थात गुप्त ऊष्मा और एक होती है सेंसिबल हीट अर्थात संवेदी ऊष्मा। साथियों, हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट होती है वो 3 प्रकार की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। गलन की गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हमने देखा गलन की गुप्त ऊष्मा के अंदर जो 1 ग्राम
कि यदि एक बर्फ़ है तो उसको पिघलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यदि 1 किलोग्राम पानी है उसको भाप में कन्वर्ट होने के लिए 540 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और जो सब्लिमेशन ऑफ लेटेंट हीट, उसके अंदर हमने देखा कि जो ठोस है वो सीधे गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। इसके बाद हमने ऊष्मा के मात्रक पढ़ा। ऊष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है, जो कार्य का भी मात्रक होता है। इसके बाद हमने देखा ऊष्मा के अंदर सीजीएस और एफपीएस पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सीजीएस अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम और एफपीएस अर्थात फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। साथियों, बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय के अंदर हमने तापमान और ऊष्मा का अध्ययन कर लिया है। तापमान और ऊष्मा का अध्ययन कर लिया है। आज आपने अध्ययन किया कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है, बट रेफ्रिजरेशन अध्याय है, जो रेफ्रिजरेशन आपका व्यवसाय है, इसके अंदर ऊष्मा को निम्न ताप से यानी लो टेम्परेचर से निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जाता है, उच्च ताप की ओर भेजा जाता है। जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम, ऊष्मा गतिकी के सेकंड लॉ के क्लॉसियस के कथन के अनुसार ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता होती है, अर्थात बाह्य युक्ति की आवश्यकता होती है। आज तो हमारे जाने का समय हो गया है। मिलते हैं कल इसी अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार।